हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे अपडेट्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ अभ्यर्थियों के डाउट्स आ रहे थे कि EMRS ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सैलरी क्या रहती है और हमको होम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो आज की वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा EMRS ज्वाइन करने के फ़ायदे या नुकसान। देखो, वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप कोई भी जॉब ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, किसी भी तरह का कोई भी काम ले लो, उसके एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। तो आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है EMRS में, उसके आधार पर, या फिर जो पॉलिसीज़ हैं नेस्ट की, EMRS की जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको अपने हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा। बाकी देखो, आजकल जॉब का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो आज के टाइम पे तो जॉब ले लेना ही प्रिविलेज है। तो वैसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनते हैं, तो एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है अगर आप इसमें जॉब पाते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस बारे में आप नहीं सोचेंगे कि जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं EMRS ज्वाइन करने के फ़ायदे और नुकसान। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस सिक्के के एक एक पहलू पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि जो EMRS ज्वाइन करने के एडवांटेज हैं, यानी कि जो मेरिट्स हैं, यानी कि जो फ़ायदे हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल रहता है कि हमें सैलरी किस प्रकार से मिलेगी, अकोमोडेशंस रहेंगी नहीं रहेंगी, ये प्रोफेशन कैसा है, स्कूल्स जो हैं वो कैसे हैं, यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है। ये सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में रहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप बनते हैं, तो हर पे स्केल के हिसाब से जैसे लेवल्स होते हैं, तो लेवल 1, लेवल 2, उस तरह के कई लेवल्स होते हैं। जैसे लेवल अटेंडेंट है, आपका अकाउंटेंट है, आपका PET है, म्यूजिक टीचर है, आर्ट टीचर है, TGTs हैं, PGTs हैं, प्रिंसिपल हैं। तो उनका लेवल अलग अलग होता है। आपकी मिनिमम सैलरी होती है लेवल 1 पे 30,000 के आसपास, जो लेवल अटेंडेंट होता है। उसके बाद से हर लेवल के बढ़ने के हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है, 35, 40, 50, 60। जैसे मैं एक TGT हूँ, तो मैं अपनी सैलरी बताऊँ तो अराउंड 72,000 सैलरी जो है मेरी फ़िलहाल है। तो उसके बाद जैसे लेवल 8 है तो उनकी 75 के अराउंड है। उसके बाद जैसे प्रिंसिपल्स हैं उनकी और ज़्यादा है। तो पे स्केल बहुत अच्छा है, डिसेंट सैलरी है। तो इस लिहाज से, सैलरी के लिहाज से एक अच्छी जॉब है। दूसरी बात करें हम अकोमोडेशंस की, तो अकोमोडेशंस में अगर हम बात करें क्वार्टर्स की, तो स्टाफ के लिए अलग से क्वार्टर्स मिल रखे हैं। और जनरली क्या है कि जो नए EMRS बन रहे हैं उनमें नए क्वार्टर बन रहे हैं, अच्छी तरीके से बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो नया स्टाफ आएगा उसके लिए अच्छे क्वार्टर मिलने की उम्मीद है। नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सैंक्शन हो गई हैं। तो मोस्ट ऑफ जो नॉन फंक्शनल स्कूल थे वो फंक्शनल होने जा रहे हैं। तो उनको लेवल के हिसाब से टाइप A, टाइप C, टाइप E, इस प्रकार के क्वार्टर मिलते हैं। आप टाइप A का क्वार्टर तो छोटा होता है, उसमें आप फैमिली नहीं रह सकती, एक बंदा रह सकता है। लेकिन टाइप C और टाइप E के क्वार्टर्स में आप इजीली रह सकते हैं। जो टाइप E का क्वार्टर है वो प्रिंसिपल्स के लिए मिलता है, टाइप C का क्वार्टर TGT, PGTs के लिए मिलता है। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बिल रीइंबर्समेंट हो जाते हैं बाद में। जो पॉलिसी है इनकी, अभी तक इतने फंक्शनल वे में वो नहीं चली है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और जैसे मान लो आप एक EMRS एम्प्लॉई हो, तो आपके बच्चे हैं या फिर इन फ्यूचर बच्चे होंगे, तो उनकी पढ़ाई वढ़ाई जो भी है, उनकी ट्यूशन फ़ी वगैरह, उसके लिहाज से भी आपको सुविधाएं दी जाएंगी। तो यूँ आप कह सकते हो कि अकोमोडेशन। दूसरी बात जो खाना है, तो खाना वहाँ का जो जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है उस एरिया के हिसाब से जो भी खाना वहाँ के मेस में बनता है वो आप खा सकते हैं। जैसे हाउस मास्टर्स बनाते हैं, तो हाउस मास्टर्स के लिए तो 3 टाइम का खाना मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद डिनर। और जो और टीचर्स हैं, सभी स्टाफ है, उसके लिए लंच का प्रोविज़न है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं अकोमोडेशन या फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक है। अब बात करें हम प्रोफेशन की, तो अगर आप मैं टीचिंग जॉब के लिहाज से बात करूं, तो टीचिंग एक डिवाइन प्रोफेशन है। कहीं ना कहीं आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो टीचर होता है वो सोसाइटी को या किसी बच्चे को सेव करता है। यानी कि
एक सोसाइटी को जो मेन स्ट्रीम से बाहर है उसको मेन स्ट्रीम में ला सकता है। और ईएमआरएस जो विद्यालय हैं उनमें कहीं ना कहीं आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम ईएमआरएस विद्यालय या जो नेस्ट है आदिवासी शिक्षा समिति है वो कर रही है। तो अगर आप इसके लिए चुने जाते हैं, या तो टीचिंग पोस्ट के लिए या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अगर आप समाज को नई दिशा दे रहे हैं तो देश के विकास में आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन प्रोफेशन है। कई लोग रहते हैं उनमें इनबिल्ट टीचिंग होती है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छी टीचिंग करनी है तो ये आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो अगली बात करें हम कि वेल सेटल्ड स्कूल, यानी कि जो स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं जो भारत की स्कूल लेवल पर बात करूं तो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे मान लो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, आर्मी स्कूल्स हो गए, या फिर जैसा अभी ईएमआरएस है। तो ये कहीं ना कहीं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए लेबोरेटरी का काम करते हैं, पूरे एजुकेशन मॉडल के लिए लेबोरेटरी का काम करते हैं। अर्थात जो भी एजुकेशन के फील्ड में जो भी पॉलिसीज़ आती हैं सबसे पहले उनका इम्प्लीमेंटेशन यहीं होता है। केबीएस हो गया, एनवीएस हो गया, और अब फ़िलहाल के लिए ईएमआरएस हो गया। तो ये सारे स्कूल जो हैं कहीं ना कहीं इनमें फैसिलिटीज़ अन्य विद्यालयों से, जो स्टेट्स के स्कूल होते हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जैसे डिजिटल बोर्ड्स मिल जाएंगे आपको, लैब्स मिल जाएंगी बहुत सारी, और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिल जाएगा। तो उनमें कहीं ना कहीं आप खुद को सेव कर सकते हो, अच्छे से पढ़ा सकते हो, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं तो पढ़ाने का मन भी करता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं, माहौल अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट के स्कूल से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उस लिहाज से हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। अगर बात करें वर्क कल्चर की, तो अगर मान लो आपके कलीग्स अच्छे हैं, प्रिंसिपल अच्छा है, आपका स्कूल अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप में काम करने की डेडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वहाँ का वर्क कल्चर अब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। आप में काम करने की जील है तो कहीं ना कहीं आप अपने काम पे फोकस करते हैं, बजाय इसके कि ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ स्टेट के स्कूल से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो आप पे स्कूल के अलावा हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगर आपको हाउस मास्टर बनाया जाता है या इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन बच्चे आपके साथ रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वर्क कल्चर, अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं, प्रिंसिपल अच्छा है, स्कूल अच्छा है तो हेल्दी रहता है। अदरवाइज़ वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर या इंडिविजुअल स्कूल पे कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो मैं यूँ कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी है वो घर से बाहर जाना नहीं चाहता, तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो ईएमआरएस है वो आपसे प्रेफरेंसेस नहीं भरवाते हैं कि आपको कहाँ हम पोस्टिंग देंगे, आपकी चॉइस नहीं मांगते हैं वो अपनी मर्ज़ी से। ये पहले ही एडवर्टीज़मेंट में लिखा होता है कि आपको इंडिया में कहीं भी जहाँ पर ईएमआरएस हैं, लगभग 722 ईएमआरएस हैं, जिनमें से 497 फंक्शनल ईएमआरएस हैं और 225 नॉन फंक्शनल में अभी पोस्टिंग नहीं देंगे। जब वो फंक्शनल हो जाएंगे तब उनमें नया स्टाफ आएगा। तो 497 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री हैं, उनमें आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारी पोस्टिंग घर में होगी। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो भी आपको हो सकता है दूर जाना पड़े। पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रिविलेज देके होम स्टेट अलॉट कर दिया था। जैसे राजस्थान की बात करूँ मैं, तो वहाँ मोस्ट ऑफ स्टाफ जो है राजस्थान का ही है। बाकी आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपको होम स्टेट ही अलॉट हो जाएगा, तो अलोकेशंस जो होती हैं वो दूर होती हैं। दूसरी, जो आपको अलोकेशंस होती है वो रिमोट एरिया होता है। रिमोट एरिया मतलब वहाँ कोई ऐसी बड़ी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं रहती है। इवन कई बार ऐसी लोकेशंस मिल जाती हैं कि जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। और कई स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जो ठीक ठाक लोकेशंस पे होते हैं, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ स्कूल अलॉट हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल रिमोट एरिया में, जहाँ दूर दराज तक कोई नहीं दिखता, ऐसी जगह पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये डरने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको, जैसे केबी में होता है हार्ड स्टेशन, ईजी स्टेशन, उस तरीके से आपको कहीं ना कहीं इसको बाद में प्रिविलेज भी मिलता है कि अगर आपने एक हार्ड स्टेशन पर अपनी ड्यूटी की है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ईजी स्टेशन मिलता है। अगर बात करें हम ट्रांसफ़र पॉलिसी की, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी इन्होंने पिछले साल रिलीज़ की थी, आई थिंक इसी साल रिलीज़ की थी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये है कि
3 साल तक आप मिनिमम लॉक रहते हैं एक जगह पे। आपको टीजीटीज़ की बता रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटीज़ की बता रहा हूँ। तो 3 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते। बाकी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मान लो स्पाउस बेसिस पे अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपके होम स्टेट में आपको, अगर आप वहाँ ईएमआरएस है और वैकेंसी है तो आपको होम स्टेट मिल जाए बाद में ट्रांसफ़र होने के बाद। जैसे मिनिमम 2 साल का रहता है स्पाउस ग्राउंड पे भी, उसमें भी कह नहीं सकते कि आपका हो ही जाए। तो उस तरीके की चीज़ें हैं, और इतनी फंक्शनल वे में अभी काम नहीं कर रही है ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्योंकि पिछली भर्ती जो हुई थी उसके जो अपॉइंटमेंट हुए थे लास्ट जून में हुए थे, तो लगभग 1 सवा साल हुआ है। तो 2 साल का पीरियड जब भी पूरा हो जाएगा तब जाके पता चलेगा कि ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहे हैं। अगली बात करें हम वर्कलोड की, तो जो स्टेट्स के स्कूल होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्कूल के अलावा हॉस्टल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे रहती हैं। अगर आप हाउस मास्टर हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे रहती हैं। बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं। रेगुलर असेसमेंट होते रहते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, कॉपी चेक करना, कभी ट्रेनिंग्स आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं ये है कि वर्कलोड अगर हम स्टेट के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और कोई पहलू अगर छूट गया हो तो उस पर हम बाद में वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो ख्याल रखिए अपना, और तैयारी करते रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये तो मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया है। तो अगर आप इस जॉब क्राइसिस में जॉब पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए अच्छी बात है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए ये हमारे से अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।